सभी किसान भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि युक्ति पर। किसान भाइयों, हमारे सभी के पास कुछ ऐसी ज़मीन होती है जहाँ बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, 6-8 महीने पानी भरा होता है। हम उस ज़मीन का यूज़ नहीं करते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं या फिर किसी को बटाई पे औने-पौने दाम पे दे देते हैं। लेकिन हम उस ज़मीन की कीमत नहीं जानते कि हम उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसान भाइयों के लिए जिनके पास ऐसी ज़मीन है या जो ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही मुनाफ़े का काम, सिंघाड़े की खेती। हम लोग सिंघाड़े को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे सिंघाड़ा है ऐसे मार्केट में बिक जाता है। लेकिन हम लोग उसका प्रॉपर नहीं जानते हैं कि हमें कितना मुनाफ़ा सिंघाड़ा दे सकता है, हम उसे कितना ज़्यादा इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम किसान भाइयों आपके बीच अपना एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं सिंघाड़े की खेती कल्टीवेशन ऑफ चेस्टनट। ये हमारा वीडियो सभी किसान भाइयों और कृषि से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए समर्पित है। इसमें हम देखेंगे कि सिंघाड़े की खेती हम उन्नत तरह से कैसे कर सकते हैं। किसान भाई हमारे करते भी हैं, कोई नया काम नहीं है, लेकिन इसे उन्नत तरीके से करके हम अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं। छोटे छोटे हमारे किसान भैया कुछ इसमें गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए आज हम देखेंगे अपने चैनल के माध्यम से सिंघाड़े की खेती किस तरह से हम उन्नत तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम सिंघाड़े की बात करें, सिंघाड़े की जो वैल्यू है वो क्यों इतनी ज़्यादा है, तो इसमें जो हमारा सिंघाड़ा होता है इसमें अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें, पोषक तत्व कितने ज़्यादा होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस उत्पाद को खाता है, कंज्यूम करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है जो कि 20% से भी ज़्यादा होती है। स्टार्च 52% से ज़्यादा होता है। अगर हम टैनिन की बात करेंगे 9.4%, फैट 1% से भी कम। यानी कि जो व्यक्ति हमारे जिम जाते हैं या जिनको अपना मोटापा कम करना है, वो इसका सेवन करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। अगर इसमें हम बात करेंगे शुगर की, वो 3% से के आसपास होती है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, फिर हमारा आयरन होता है, जिंक होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि ये फाइब्रस होता है और विटामिन बी की जो इसमें मात्रा होती है, भरपूर होती है, वो हमारे किसान भाइयों, हम सिंघाड़े की खेती के बारे में शुरू से जानेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये एक्वाटिक हॉर्टिकल्चर कैच क्रॉप है, यानी कि जल में उगने वाली दलदली एरिया में उगने वाली ये हमारी हॉर्टिकल्चर कैच क्रॉप है, जिसको बेच के हम सीधे नगद पैसा लेते हैं, वो भी अच्छा खासा लेते हैं। हम आलू गन्ना तो जानते हैं कि हमें बेच के सीधे नगद मिल जाता है, वो भी अच्छी मात्रा में, लेकिन हम सिंघाड़े को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से खेती करें, हमें गन्ने, आलू और सब्जी, अन्य सब्जियों के मुकाबले काफ़ी कम मेहनत के हिसाब से, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा सिंघाड़े की खेती में हो सकता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, हम ट्रैपा नाइटेंस की बात कर रहे हैं, जिसे कॉमनली हम सिंघाड़ा कहते हैं। ये हरे, लाल और कत्थई 2-4 रंगों के आते हैं मार्केट में। इसकी वैरायटी वैरी करती है कलर के हिसाब से। और अगर हम इसके लिए बात करें कि कैसी इसके लिए जलवायु होनी चाहिए, सबसे पहले हम अपने आस-पास देखेंगे कि अगर हम इस सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, यानी कि हमारे यहाँ उष्ण या उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी कि ज हवा में थोड़ी नमी होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे हमारे सिंघाड़े की खेती बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे सिंघाड़े की खेती जो नॉर्थ इंडिया का ज़ोन है, मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, या फिर हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे जो जहाँ सबमर्ज एरिया होता है, जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है और इसकी खेती करने वाले किसान काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं। और अगर हम बात करें सॉइल, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो हल्की-सी क्षारीय होनी चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है? जिसमें कि कीचड़ युक्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो पानी की मात्रा के साथ-साथ उसमें मिट्टी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, उस तालाब में या उस खेत में। और तो किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें खेत तैयार करना होता है, या फिर हमको अपना जो तालाब है वो तैयार करना होता है और नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नर्सरी की, कि हमारे पास खेत है जिसमें पानी भरता है या तालाब है, तो हम अब बात करते हैं कि हमारे पास में नर्सरी नर्सरी कहाँ से होगी? तो नर्सरी की अगर बात करेंगे, अगर हम अपनी नर्सरी खुद उगाते हैं, तो हमको जो है 80 से 100 किलो ड्राई नट, जो इसका सूखा फल होता है, वो चाहिए होगा 1 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 4 बीघे के लिए,
जो पक्के खेत आप लोग बोलते हो कच्चे पक्के, तो पक्के के लिए मैं बता रहा हूँ। पक्के जो हमारे 4 बीघे होते हैं उसमें, यानी 1 हेक्टेयर में 80 से 100 किलो ड्राई नट लगेगा नर्सरी के लिए। और इसके लिए हम अगर बात करेंगे नर्सरी किस टाइम उगाते हैं, दिसंबर माह के अंत से और अप्रैल तक नर्सरी को तैयार करना होगा किसी नमदार छायादार स्थान पर जहाँ पानी हमेशा भरा रहता हो। वहाँ पे अपने इन बीजों को ले जाकर डाल देंगे जहाँ वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे और हमारी नर्सरी उस जगह पर तैयार होती रहेगी। इस नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग जो करेंगे, हम पौध रोपाई करेंगे जब, तो वो हम लगाते हैं जून या जुलाई के महीने में। तो भाइयों नर्सरी सबसे पहले जब हमने वो जहाँ पे उगाई थी, अपना जहाँ नर्सरी बनाई थी किसी या तालाब में ही, अगर हमारे पास बड़ा तालाब है वहाँ पर जहाँ पे पानी हमेशा उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों नर्सरी उगाते समय हमें कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी, वरना हमारी जो नर्सरी है वो ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि नर्सरी में हमें जो उगा रहे हैं सिंघाड़े की नर्सरी, उसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा कि हमें न्यूट्रिएंट नहीं ज़्यादा डालना है, उसमें खाद हमको ज़्यादा नहीं डालनी है। खाद डालने से हमारा पौधा नर्सरी में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा और जब हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो वो जल्दी से तैयार नहीं होगा और सूखने लगता है। इसके लिए किसान भाइयों नर्सरी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर हम नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं तो हमें पौधा खरीदना होता है मार्केट से। इसके लिए हम अपने ज़िला के कृषि उद्यान अधिकारी से या फिर वो किसान जो काफ़ी उन्नत हैं सिंघाड़े की खेती में, उनसे हम नर्सरी खरीद सकते हैं। और नर्सरी खरीदने के बाद में हम अपने जो तालाब है उसमें इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं। भैया अगर हम बात करेंगे स्पेसिंग की, प्लांट टू प्लांट रोपाई के टाइम पे पौधे पौधे के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और उसका जो है पूरे तालाब में फैला हो सके। ज़्यादा घना हो जाएगा तो वो आपस में उलझ जाएगा और अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए पौधे पौधे के बीच में 1 से 2 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। अधिकतम अगर हमारी जो फर्टाइल सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, तो हम 2 से 3 मीटर का भी फासला रख सकते हैं दो पौधों के बीच में, क्योंकि हमारी सॉइल फर्टाइल है, हमारा पेड़ जो है बहुत ज़्यादा विकास करेगा। अगर लो फर्टाइल पुराना तालाब है तो हम 1 या 2 मीटर का ही पौधे पौधे के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। तो किसान भाइयों स्पेसिंग की हम बात कर रहे थे। स्पेसिंग के साथ अगर हम रखते हैं अपने पौधे पौधे के बीच में दूरी 1 से 2 मीटर की, तो हमारे एक तालाब में 1 हेक्टेयर के, यानी जो पक्के 4 बीघे का तालाब है, उसमें हमारे 4500 से 5000 जो प्लांट हैं वो लग जाएंगे। अगर हम जलवायु की बात करें किसान भाइयों, तो नर्सरी को मिलाकर पौधे के फसल उत्पादन तक ये पूरी साल भर का फसल चक्र होता है। तो हमें पूरे साल भर का जो है तापमान देखना होगा, जलवायु देखनी होगी। तो इसमें हम देखेंगे किसान भाइयों, तो हमारी फसल जब नर्सरी में होती है तो इसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि ऐसे 10 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक जाना चाहिए। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारी फसल को जब वो खेत में होती है, उसमें बीज लग रहे होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे पौधे को विकास करने के लिए। फ्लावरिंग के टाइम पे, फूल आने के टाइम पे जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हमारी फ्लावरिंग का। किसान भाइयों हमारी सिंघाड़े की खेती के लिए जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं कर प्ले करती है। हमें अपने तालाब में जब हम फसल लगाने वाले होते हैं तो हमें अपने तालाब में गोबर की खाद और जिंक बोरान ये हमें फील्ड में डालना होता है। सिंघाड़े की खेती के लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की कब कब कितना कितना हमें देना होगा, किस किस टाइम पे अच्छे उत्पादन के लिए। तो किसान भाइयों अगर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है बेटर ग्रोथ के लिए, प्लांट के भी और उसमें लगने वाले फल के लिए भी। और पर्याप्त मात्रा में अपनी फील्ड में, तालाब में जो मुर्गी की खाद होती है, पोल्ट्री मैन्योर होती है, तो जो मुर्गी फार्म से हमें मिल जाएगी, हमें वो लेकर के अपने तालाब में डालना है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमें गोबर की खाद यानी कि FYM, ऑयल केक, ऑर्गेनिक मैन्योर ये सब भी अपने खेत में पेड़ लगाने से पहले ही कुछ मात्रा में डालना है और प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो बची वेस्ट अमाउंट है वो हमें डालनी है। और साथ में हम देखेंगे कि जो हमें NPK का जो रेशियो रखना है, अगर हमारा जो पुराना खेत है जहाँ पे हम कई बार खेती करते आ रहे हैं, वहाँ पे NPK का हम जो अनुपात रखेंगे वो 60-40-30। या फील्ड है, नया खेत है, जो नया तालाब हमने बनवाया है,
उसमें हम रखेंगे, क्योंकि वो वहाँ की सॉइल हमारी न्यूट्रिएंट रिच है, उसमें पोषक तत्व तो पहले से ही कुछ ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे हम रखेंगे एनपीके का रेशियो 60-20-20। और साथ में ही किसान भाइयों, हमें जिंक और बोरान की जो थोड़ी सी मात्रा है वो फ्रूट आने के टाइम पे डालना होगा, जिससे हमारा नंबर ऑफ फ्रूट बढ़ जाए और वो वेट में बढ़ जाए। यानी नाइट्रोजन की बात करेंगे अगर खेत में डालने के लिए, तो हम जब प्लांट लगा लेंगे, प्लांट लगाने के 1 महीने बाद जब हम प्लांटिंग कर लिए हैं अपने सिंघाड़े का, तो जब हमने सिंघाड़े की बेल लगा ली है खेत में, उसके 1 महीने बाद हम 30 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से हम छिड़काव करेंगे तालाब में। साथ में ही जो पहला हमने डोज दिया था, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने बाद 30 से 40 किलो डालना है, और ट्रांसप्लांटिंग के जो 30 से 40 दिन बाद हमने डाला, इससे 20 दिन बाद, यानी अगर हम जो पहला डोज दिए हैं उसके 20 दिन बाद, और अगर हमने जो ट्रांसप्लांटिंग के बाद पकड़ते हैं दूसरा डोज कब देना है, वो हमको देना है 50 से 60 दिन बाद। तो वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर हमें दूसरा डोज देना पड़ेगा अपने तालाब में, बेटर ग्रोथ के लिए, क्योंकि उस समय हमारा जो बीज है वो अपने पेड़ में तैयार होने लगता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे इंटरकल्चर ऑपरेशन की, यानी कि निकाई गुड़ाई की, या खरपतवार उन्मूलन की, तो इसमें हम देखेंगे ज़्यादा खरपतवार हमारे नहीं होते हैं, जैसे कि जो जल में उगने वाले होते हैं वही खरपतवार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जलकुंभी की और या हाइड्रिला की, जो कि पानी में उगते हैं, तो समय-समय पे हम इनका हाथ से जाकर के उन्मूलन करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो हम दवा डालेंगे, वो दवा हमारे सिंघाड़े पे भी अप्लाई होगी उन्मूलन के लिए, और हमारा सिंघाड़ा भी उससे अफ़ेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि हम टाइम-टाइम पे जब देखें कि खरपतवार ज़्यादा खेत में हो रहे हैं, तो हमें हाथ से जाके उसे तोड़-तोड़ के हटाना होगा। हमें दवा कम नहीं डालना है। या खरपतवार, उनमें 2 होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रिला या पेरिनियल हर्ब होती है, 25 से 30 फीट की लेंथ होती है इसकी, पानी की घास बोल देते हैं हम लोग कॉमन भाषा में इसे। इसे खींच-खींच के हम अलग कर सकते हैं, तोड़ के इसको तालाब से बाहर फेंक सकते हैं। दूसरा हमारा वीड होता है, वो हमारा जलकुंभी यानी कि वाटर हाइजिंथ होता है। ये पेरिनियल वीड होता है, हमेशा तालाब में हम देख सकते हैं, किसी भी तालाब में उग जाता है, हरी-हरी पत्तियों का होता है। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नॉक्सियस होता है तालाब के लिए और हमारी क्रॉप के लिए। हमें इसको टाइम-टाइम पे तालाब की सफाई के साथ-साथ इसको हटाना होगा। हम सिंघाड़े में फूल आने के टाइम की बात करेंगे, फ्लावरिंग टाइम की बात करेंगे, तो ये हमारा जो टाइम होता है, ये जुलाई से अगस्त के बीच में हमारे जो सिंघाड़े के खेत में फ्लावरिंग होती है। और इस समय हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में हमारी बारिश होना चाहिए, हमारे तालाब में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फल होता है सिंघाड़े में कहाँ लगता है, तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो सबसे पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं, या हमारे जो विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा रोज़ेट होता है, एकदम इसका सिंघाड़े का पेड़ होता है, सब जो पानी के ऊपर आया होता है, उसके जस्ट नीचे ही हमारे ये फल लगे होते हैं सिंघाड़े के। किसान भाइयों, तो जो हमारा फ्रूट आना चालू होता है, वो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में 2 ढाई महीने की फसल होती है, जिसमें कुछ वैरायटी होती हैं जो 3 से 4 बार तक हार्वेस्टिंग की जाती है, कुछ में एक ही बार हार्वेस्टिंग होती है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे जो दिसंबर के लास्ट आते-आते जो हमारा पौधा है, वो रेड और पर्पल होकर सूखने लगता है, और जो हमारा अगर फल नहीं तोड़ा जाएगा, तो वो पानी में ही टूट के गिरने लगता है। तो इसलिए सही समय पे हम अपने किसान भाइयों से कहेंगे कि अपने फसल की हार्वेस्टिंग कर लें, और जो उससे सिंघाड़े के नट्स हैं, उनको अलग कर लिया जाए। सबसे मुश्किल काम सिंघाड़े की खेती में नट अलग करना ही होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करेंगे कटाई या तुड़ाई की सिंघाड़े की, तो जो कि सितंबर लास्ट से चालू हो जाती है, जो कि नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट तक चलती है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी तुड़ाई कैसे होती है, तो इसके जो छोटे खेत होते हैं जिनमें गहराई कम हो, उसमें लोग खड़े होकर तुड़ाई कर लेते हैं, नहीं तो टायर पे बैठ के छोटी नाव या राफ्ट उस पे बैठ के ये अपना तुड़ाई करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कितना निकल आता है उत्पादन, तो जो हमारी कुछ फसलें हैं, एक से ज़्यादा बार तोड़ी जाती हैं, वो
कच्चा खाने के काम में आती हैं। कुछ फसलें होती हैं जिनके सुखा के नट्स बेचे जाते हैं, तो जो 3-4 बार तोड़ने वाली हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू हमें कम मिलती है। जो एक बार तोड़ के बेचने वाली क्रॉप होती है, जिसे सुखा के बेचते हैं हम कर्नेल बना के, तो उस कर्नेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है, सोने के भाव बिकता है, जिसकी उत्पादन 3000 से 4000 केजी पर हेक्टेयर निकल आता है, यानी कि 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल आता है, अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई है, अच्छा मैनेजमेंट आपने किया है तो। एनवायरमेंटल कंडीशन यानी मौसमी जो दशाएँ थी हमारे फसल के अनुकूल रहीं, तो हम अपने उत्पादन को 50 क्विंटल से अधिक लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से मिल जाता है। और हमें नवंबर लास्ट में अपनी फसल लेने से अंतिम फसल लेने से पहले या जो एक बार की फसल है, जो खाली एक बार लगती है, तो उसमें फसल की हार्वेस्टिंग से पहले 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर डाल के हम अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर किसान भाइयों हम इसके भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको प्लास्टिक की बैग्स में करके हम इसको ठंडी जगहों पे रख सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक ठीक बना रहता है। इसमें हार्वेस्टिंग के बाद जो मैनेजमेंट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें दिक्कत नहीं आती है। इसमें खाली एक दिक्कत आती है कि इसमें रगड़ लगने से इसमें सड़न चालू हो जाती है, रॉटिंग जिसे बोलते हैं। तो जिसको कम करने के लिए हम इसकी हैंडलिंग मतलब तुड़ाई के बाद इसका रख-रखाव थोड़ा सावधानी से करें तो हम रॉटिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमने उत्पादन कर लिया, हमने हार्वेस्टिंग कर ली, इसके बाद हमने स्टोरेज भी कर लिया किसान भाइयों, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है अपने माल को मार्केट में ले जाना। तो इसको हम देखेंगे कि किस लिए हमने उत्पादन किया है। हमने नर्सरी के लिए उत्पादन किया है या फिर हमने मार्केट में सीधा कच्चा बेचने के लिए या फिर इसको सुखा कर नट नट बना करके सुखा के इसके कर्नेल को मार्केट में बेचने के लिए हमने इसका उत्पादन किया है। भाइयों अगर हम अपनी फसल को मार्केट में सुखा कर बेचते हैं, कर्नेल नट्स बना के बेचते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होता है क्योंकि जो नट्स की वैल्यू है बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई होती है। इसके लिए हमें अपनी जो फसल हमने हार्वेस्ट किया था, जो हमने नट्स अलग किए हैं, उसको हम ज़मीन पे फैला के सुखाते हैं। उसको दिसंबर से लेकर के मार्च तक सुखाया जाता है। जब वो सूख जाता है तो उसे थ्रेशर में डाल के उसका छिलका अलग करके, नट अलग करके उसको हम उम, लोड करके मार्केट में बेचते हैं, उसकी वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो किसान भाइयों अगर हम बात करते हैं, हम अपने कर्नल की अगर सुखा के मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि हम हरा जो कच्चा मार्केट में बेचते हैं वो 10 से 15 रुपए किलो बिकता है, तो उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को नहीं होता है। लेकिन एक से अधिक बार की अगर उनकी हार्वेस्टिंग की क्रॉप है जो 3-4 बार हार्वेस्ट हो जाती है, तब भी ठीक-ठाक उनका मुनाफा निकल आता है। लेकिन अधिक से अधिक आप मुनाफा लेना चाहते हैं, तो आपको जो कर्नल सुखा के आप बेचते हैं, वो वाली वैरायटी आप उगाएँ। क्योंकि उसकी जब आप सुखा के मार्केट में बेचते हैं, तो वो आपका 20 से 25,000 रुपए प्रति कुंटल बिकता है। यानी कि अगर हम कहें मुनाफ़ा इसमें कैसे है, तो इसमें मुनाफ़ा ऐसे है कि अगर हम इसको सुखा के बेचते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा हाई जाती है। पिछले 2-3 सालों से तो ये 20-25 हज़ार से ऊपर का प्रति कुंटल बिक रहा है। तो यानी कि अगर हमारी क्रॉप मिनिमम ये जो निकल आती है, वो 30 या 35 कुंटल निकल आती है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल निकल आती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 कुंटल का जो है वो 20,000 रुपए है और हम एक उदाहरण मान लें कि 20,000 रुपए प्रति कुंटल है और हमारा 25 कुंटल जो कि एक एवरेज है आपका 1 हेक्टेयर में निकल ही आएगा। तो आप देखेंगे कि 5 लाख रुपए आपका ये प्रॉफ़िट होगा। साथ में जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा ना के बराबर होता है, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, खाली लेबर चार्ज होता है तुड़ाई के टाइम पे। यानी कि लेबर चार्ज अगर हम मिला कर के सब कुछ ग्रॉस जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया है, वो 70 से 80 हज़ार जाता है और साथ में हम देखेंगे कि मार्केट में बेचने के बाद हमारे पास ये 6 से 7 लाख का बिक जाता है क्योंकि एक ही पौधे में वो 5 से लेकर के 40 फल एक पौधे में लग जाते हैं। यानी कि हमारी जो पैदावार होती है किसान भाइयों, वो 30 कुंटल से भी प्लस जाती है, जो आम तौर पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा है, इसमें आप कम से कम 6 महीने में आप प्रति एकड़ कम से कम आपकी बचत हो जाएगी 4 से 5 लाख की। तो भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है हमारी वैरायटी।
कि हम वैरायटी कौन सी चूज़ करें। कुछ वैरायटी होती हैं जो एक बार ही हार्वेस्ट होती हैं, लेकिन उनका उत्पादन हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत अच्छा होता है, उनको सुखा के मार्केट में बेचने के लिए होती हैं। तो आइए हम देखते हैं तो कौन-कौन सी वैरायटी होती हैं। इसमें कई सारी हमारी लोकल वैरायटी होती हैं जो अगर आपके एरिया में उसकी खेती होती है, कुछ लोकल वैरायटी डेवलप होती हैं, कुछ हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव वैरायटी हैं जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है। तो जिसमें हम देखेंगे कि नट जो होता है और उसकी जो छिलका होता है, हस्क, वो उसके आधार पे हम अपनी वैरायटी देखेंगे कि इसमें वैरायटी हमारी बीज के साइज और उसके छिलके के कलर पे निर्धारित की जाती है, जो कि अलग अलग कलर की होती हैं, या हरी हो सकती है, लाल हो सकती है, या पर्पल हो सकती है, या रेडिश पर्पल हो सकती है। तो चार कलर के कॉम्बिनेशन बनते हैं इस वैरायटी पहचानने के लिए। तो आइए हम देखते हैं वैरायटी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। साथ में स्पाइक्स कुछ में कांटे होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, यानी कि कलर के हिसाब से और स्पाइक के हिसाब से हमारी वैरायटी का निर्धारण होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी कनपुरिया और जौनपुरी और देसी लार्ज, देसी स्मॉल और पद्मा कागजी। स- इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसान भाइयों, रेड स्पाइन, बिहार लार्ज और बलिया रेड, लखनऊ ग्रीन, ये हमारी उन्नत किस्में हैं। हमारी लोकल ग्रोन वैरायटी और जो हमारी इम्प्रूव वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली अगर किसान भाइयों वैरायटी है वो बालासोर है। बाफा बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को होता है, लेकिन ये उड़ीसा की वैरायटी है, हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के किसानों को जल्दी अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने ज़िले के जो कृषि उद्यान अधिकारी होते हैं, उद्यान अधिकारी होते हैं, आप उनसे संपर्क करें और आपको ये वैरायटी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इसका कल्टीवेशन करें और अधिक से अधिक आप फ़ायदा कमाएँ। तो किसान भाइयों, अगर हम अपने सिंघाड़े की खेती में देखेंगे कि कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा लगता है जो हमारा बीटल होता है वो, और इसके बाद एफिड लगता है, मिलीबग लगता है। तो इसके लिए हम इंसेक्टिसाइड डालेंगे। तो बीटल और एफिड जो मोस्टली लगते हैं, इनके लिए हम डालेंगे आपका कार्बेविल, वो जो कि 0.05% डालेंगे। 3 से 4 स्प्रे हमें डालने होंगे 7 से 10 दिन के अंतराल पर। तो हम जैसे ही इसमें कीट का देखेंगे लग रहा है, स्टार्टिंग में ही आप इसका छिड़काव चालू कर देंगे। अगर हमारे कीट कम लगे हैं तो हम 2 से 3 ही स्प्रे करेंगे। अगर ज़्यादा कीट का प्रभाव हो चुका है तो हम 3 से 4 स्प्रे तक इसको छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, बीमारी की बात करेंगे कि जो हमारा सिंघाड़ा है या वाटर चेस्टनट है, इसमें कौन सा हमारा जो डिसीज़ होती है, फंगल डिसीज़ लग जाती है। तो इसमें एक कॉमन फंगल डिसीज़ लगती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पौधा जो है हल्का लाल पड़ के वो सूखने लगता है। तो इसके लिए हम बेवेस्टीन डालेंगे 0.1% की दर से प्रति एकड़ में। आप कितने सालों से इसकी खेती कर रहे हैं सिंघाड़े की? वही करीब करीब हो गए 11 साल। और मैं चाहूँगा अपने किसान भाइयों को ये दिखाना कि आप जो उगाते हैं तो ये दिखता कैसे है। ये ऐसे दिखते हैं, सिंघाड़े हैं ये। अच्छा। करीब करीब 1 साल लग जाता है इनको हाँ, पैदा करने में। तो ये आपका लाल वाला है ना, ये वो हरा वाला कांटे है, वाला? हरे वाला अच्छा, कांटे हरे वाला है। कांटे वाला है हाँ, ये आपका। ये अच्छा। सुखाने वाला है। जी जी जी। हाँ, ये कच्चा खाने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। तो चलिए आइए हम फिर बात करते हैं अपनी खेती के बारे में। जी तो जी। आप इसे कब ला के नर्सरी से बोते हैं, अपनी नर्सरी खुद ही तैयार करते हैं आप? नहीं, नर्सरी में हम खुद अपनी तैयार करते हैं। एक्चुअली जब पानी की व्यवस्था नहीं होती तो हम दूसरी जगह से लाते हैं। अच्छा। तो तो नर्सरी क्या रेट मिलती है, कैसे मिलती है आपको? नर्सरी 2,000 रुपये बिस्वा मिलती है। 2,000 रुपये बिस्वा मिलती जी। है। अच्छा। तो आप कितने रुपये पड़ता है आपको किलो जब नर्सरी लाते हैं, तो क्या हिसाब किताब उसका? ये नर्सरी से लाते हैं, बेल आती है इसकी, जी। सिंघाड़े नहीं आते हैं। अच्छा। पेड़ आता है इसका। जी जी तो जी। कम आता है तो 5 बीघे का 1 बीघे में फैला देते हैं, फिर तो दवाई खाद डाल के अपना वो 1 बीघे में कवर कर लेता है। आप उन्नत सी कोई वैरायटी लगाते हैं या फिर जो आपको लोकल मिल गया वही उठा के आप लगाते हैं? नहीं, इसकी वैरायटी होती है। अच्छा, कौन कौन सी लगाते हैं आप? जैसे कदमा हो गया, जी चगड़ी हो गई, जी। और मीठा वाला वो अलग हो गया, तो कच्चा खाने वाला हो जाता अच्छा है। अच्छा। ये तो आप जो 1 बीघे में लगाते हो तो कितना लगा देते हो? जो आप स्टेम लेके आते हो, तना लेके आते हो, तना लगाते हो ना इसमें? जी जी। तो आप 1 बीघे में कितना तना लगाते हैं? 1 बीघे में 5 बीघे का तना लगाते हैं। अच्छा, 5 बिस्वे का। जी। संख्या में कुछ बता सकते हैं अंदाजन? संख्या में इसकी कोई संख्या नहीं अच्छा, है। संख्या नहीं होती है आपके हिसाब से। अच्छा, एक प्लांट के बीच में, मतलब पौधे के बीच में कितना दूरी रखते हैं आप? ये करीब 99 इंच का।
चलिए, हम अपने किसान भाइयों को ये भी बताएंगे कि फ़ायदे का सौदा बहुत है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत है मेहनत भी बहुत और रिस्क भी बहुत है। हाँ तो आज इसमें हम पूरा देखेंगे कैसे होती है सिंघाड़े की खेती, वाटर चेस्टनट। जी। और जी, अब भैया हमको ये बताइए, जैसे इसमें आप स्टार्टिंग में कब से बोना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बीज डालते हैं और क्या खाद डालते हैं, कब कब किस सीजन में? कि ये ताल अभी हम तोड़ रहे हैं, जी। इसका अभी तोड़ के अभी सुखा के इसको हम बेच के इसका अमाउंट अभी अगले साल का अभी जमा कर देंगे हम, अच्छा ताकि ताल कोई दूसरा ना ले पाए। अच्छा, एडवांस दे देते हैं एडवांस आप? दे देते जी। हैं, आधा एडवांस अभी दे देंगे, आधा जी। एडवांस जब ताल तोड़ेंगे तब देते हैं, अच्छा पूरा हो अच्छा जाएगा वो। अच्छा। और फिर रही बात इसकी गड़ाई की बात, सावन में इसको गाड़ते हैं जैसे हाँ। बारिश हो जाती है ठंडे अच्छा। मौसम में। जी, जुलाई के पहले हफ्ते यानी? जी हाँ, ठीक है, जैसे चलिए। पहली बारिश हो जाती है इसका इंतजाम शुरू हो जाता है। जी और बिये की बात रही तो बिया अभी निकालेंगे, इसको अभी जमा कर देंगे इसको जी। जमेगा तो धीरे धीरे करके 1 साल 6 महीने में इसकी सेवा करनी पड़ती, तब जाके तैयार होती है बेल इसकी। जी। और रही बात इसकी तैयार करने में, जैसे कि बेल गाड़ दिया हमें और फैलाना है कायदे से, तो इसमें जिंक, खाद, डीएपी और यूरिया, यही सब चीज़ें पड़ती हैं, जी। इससे हमको लाभ मिलता है। अच्छा, कितने कितने मात्रा में आप डालते हैं? जैसे यूरिया कितना डालते हैं, डीएपी कितना डालते हैं, खाद कितनी डालते ये हैं? सब ताल के ऊपर होता है, जैसे ताल कमज़ोर है जी। तो उसमें 1 बोरी डीएपी 1 बोरी यूरिया बीघे के हिसाब से पड़ती है। अच्छा। और जी। ताल अगर ताकतवर है हाँ। तो उसमें वही 15 किलो डीएपी, 15 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक, जी। ये हो जाता है। अच्छा, अब बोरान नहीं डालते हैं? जी बोरान नहीं, वो नहीं डालते। अच्छा, नहीं डालते आप। अच्छा, फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या, जब चढ़ जाता है ताल अपने आपस में फूल कब आना इसमें चालू होता है? फूल ये आता है ये नवरात्र के पहले, नवरात्र आती है जो, नवरात्र। जी जी जी, यानी यही अक्टूबर में? अक्टूबर में जी, ठीक है, यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमारा इसमें फूल फूल आता आता है, है, फिर फ्लावरिंग बतिया टाइम। आने लगती है। जी। तो जो हमारी क्रॉप है, यानी जो हमारा ये नट है जी। जो आप लिए हुए हैं हाथ फल, में, हाँ। फल है, ये कितने टाइम में हमारे पौधे जो सेटिंग होने लगती है, जो हमारा ये पौधा है इसमें कितने टाइम में लगता है और कितने टाइम में ये पक के तैयार हो जाता है, तोड़ने के कंडीशन में आ ये जाता है? जैसे ही नवरात्र में इसका फूल आता है, इसके फूल आने से और माल पकने तक 1 महीने का टाइम होता है। अच्छा। हाँ, 1 महीने में बड़ा भी हो जाएगा, पक भी जाएगा, टूट भी लग जाएगी इसमें। जी जी जी। तो आप इसको कब से कब तक इसको मतलब तोड़ाई कब तक करते हैं, कितने टाइम में? थोड़ा वही सुबह 8 बजे उतर जाते हैं हाँ। और 6 बजे तक तोड़ते हैं। तो जैसे कि अभी दिसंबर का टाइम है, हाँ, तो ठंडा आप है। अभी सुबह सुबह 7 सूरज की पहली किरण के साथ ही आप पानी हाँ। में उतर जाएंगे, तोड़ाई कर लेंगे। हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, इसमें आप भाई पानी में बोया जाता है तो जी। पानी वाले खरपतवार भी होते होंगे, हाँ। तो आप उसमें कोई दवा डालते हैं या फिर हाथ से उसको तोड़ के निकालते नहीं, हैं? दवाई डालेंगे तो हमारी बेल के ऊपर नुकसान जी, करेगी, वो बिल्कुल सही चाल बात रोक है। देती वो। कम से कम हमारा ये आपको पूछने का सवाल यही था कि हाँ। कम से कम हमको जो है जितना केमिकल डालना यूज़ करना चाहिए, कम से कम, कम से तो कम उसे हाथ से हमें हमें निकालना हाथ से चाहिए। निकालना चाहिए, वो जी। मेहनत चली जाए वो सही है, लेकिन जी। बेल पे नुकसान जाएगा। जी जी जी। और जब ऐसे आप तोड़ लेते हो तो स्टोरेज के लिए आप क्या करते हैं? जैसे तुड़ाई कर ली हमने, जी, तोड़ने के बाद हम इसे क्या करते हैं? धूप सीधे में भी फैला- मार्केट में बेच देते हैं ना फैलाते हैं इसको अच्छा, धूप इसको में। धूप में फैलाएंगे। हाँ। कितने टाइम तक फैलाना पड़ता, सुखाना ये पड़ता है, कितना अच्छी टाइम धूप लगता है? निकल आती है तो 1 महीने ना तो 2 महीने तो लगे जाते हैं, अच्छा। ऐसे ठंड के समय अच्छा, यानी जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अभी ये लास्ट पहला हफ्ता है, लास्ट जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक। अच्छा अच्छा, ये 26-27 जनवरी हाँ। के बाद में आपका तैयार हो तैयार जाएगा, हो जाएगा। फिर आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे। अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन से कीड़े लगते हैं, कीड़े या फिर आप कौन सी जो डिजीज़ हो जाती है, बीमारी, उसको में मुख्यतः कौन कौन से लगते हैं और उसमें रोकथाम के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मुख्यतः इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है इसके लिए सूंडी जो होती है जी अंदर वाली, जी जी वो सूंडी जो लग जाती है तो अंदर को पेड़ से खोखला कर देती है, तो पेड़ को खड़ा कर देती है जी पूरा, जी वो चाल रोक देती है, उसकी दम पूरी खींच लेती है। जी। तो इसीलिए उसको ध्यान से देख के ज़रूर उसकी दवा खाने पे टाइम जाके पे उसको डालना चाहिए। टाइम पे डालना जी। चाहिए। तो आप ये तो पानी में है, तो पानी वाला डालोगे तो काम नहीं करता होगा, तो दवा डालने के लिए कुछ विशेष आप लोग करते हैं, जैसे दवा को मिट्टी या राख में मिला के डालते हैं? नहीं, डालने के लिए राख में मिला के भी डाल सकते हैं, मिट्टी में भी छान के डाल सकते हैं, जी। और पानी की टंकी से भी डाल सकते अच्छा। जी हैं। कई तरीके हैं इसके। जी जी जी। भैया बीच में बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं और इस तालाब की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाला हमारा जो खेत का है, जो इस समय पूरा पर्पल या हमारा रेड कलर का हो चुका है, ये हमारा बेल है, ये इसमें से फल टूट चुका है हमारा। इसको आप लोग अभी तालाब की गहराई ज़्यादा है इसलिए आप लोग बांस से चलाते हैं, जहाँ तालाब की गहराई कम होती है वहाँ पे लोग टायर में बैठ के भी इससे फसल तोड़ते हैं ना। टायर पे भी बैठ के
तोड़ते हैं, पैदल भी तोड़ते हैं। जी। ये ग्रीन वाला आपके आगे। जी। तो किसान भाई जैसे हम देख सकते हैं ये हरा वाला वैरायटी है, हरी जो लखनऊ ग्रीन आती है, ये वो वैरायटी लगाई हुई है हमारे किसान ने। और इसमें अभी हम देखेंगे फल कहाँ पे लगता है, क्योंकि अभी तो हमें खाली बस पत्ते पत्ते दिख रहे हैं। इसमें जो फल लगता है वो इस पेड़ के नीचे लगता है, जो हमारा रोसेट होता है इसके नीचे लगता है, बिल्कुल खिले हुए फूल के जैसे दिखता है ये, अगर हम देखेंगे तो। ये वाला छत्ता उठा लीजिए। ये वाला जी। जी, जैसे देखिए ये है, इसको हम उठाते हैं, ये वाला ना, जी। ये हमने उठाया, इसके नीचे इसमें जड़ें लगी हुई हैं और देख सकते हैं हम तो पूरा जड़ में डूबा हुआ, काफ़ी लंबी बेल होती है ये। और इसमें ये इस तरह से लगे हुए हैं हमारे सिंघाड़े। इसको हम तोड़ के इसको फिर बाद में धुल के सुखाएंगे। तो हम जैसा कि तोड़ लेते हैं, एक पेड़ में ये मिनिमम 10 से लेकर के 25-40 तक की इनकी संख्या जाती है। और ये इस तरह से इसको तोड़ा जाता है बैठ के, काफ़ी टाइम टेकिंग भी है और काफ़ी लेबर टेकिंग इनटेक भी करता है ये। तो जैसे आप लोग इसको तोड़ने बैठते हैं तो एक बीघे में या एक दिन में कितना लेबर लगाते होंगे, या कितने टाइम में इसको तोड़ लेते होंगे? जैसे छत्ता मजबूत है सर तो अपने ही लोग तोड़ लेते हैं। जी। और जब कमज़ोर बेल हो जाती, माल चूने लगता है, तो फिर लेबर डालनी पड़ती है 20-25। अच्छा, यानी कि ये फल बड़ा होने के बाद अपने आप ही ये टूटने लगता है। टूटने लगता है। जैसे जी। कि अभी आपने छत्ता उठाया, इसमें से 2 सिंघाड़े टूट गए थे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही फिर बेल ये गल जाती है पूरी और सिंघाड़ा फिर चूने लगता है। अच्छा, तो आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि अभी हमारी फसल पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब 2 दिन के 1 दिन के अंदर तोड़ लेनी ये चाहिए? पानी के अंदर हम लोग नीचे रखते हैं, जी। ऐसे उठाते हैं हाँ हाँ तोड़ के, और फिर इसको पानी के अंदर रखते हैं। अगर ये डूब गया हाँ तो पक गया है, हाँ। अगर ये खड़ा है तब हाँ। भी पक गया है, हाँ। और पट हो जाता है तो कच्चा है। कच्चा ये है। ऐसे चेक करते हैं हम लोग। जी। और फिर उबाल के चेक करते हैं, अगर गूदी सूखी निकली तो पक गई है, अगर कचकची निकली तो गूदी कच्ची है इसकी, अभी तो जी। नहीं तोड़ते हैं, फिर रोक देते हैं। जी। चलिए, ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो इसमें फल होता है वो सिंघाड़ा बड़ा होने पे चिटक जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, और ये क्यों होता जब है? ये माल फट जाता है तो माल आने के पहले, जैसे माल आने लगता है तो जी। उसके बाद खाद का उपयोग बिल्कुल ना करें, जी। इसीलिए माल फटता है। जी। जब माल आप खाद नहीं डाल रहे, माल फट रहा है, जी। तो उसके लिए आप दवाई लाएं, जी। तभी रुकेगा। या तो बारिश वारिश हो जाती तब फटने लगता है। जी, यानी कि जैसे लास्ट में सीजन के फसल पकने के टाइम पे अगर बारिश हो जाती है जी, तो भी फल को नुकसान होता है हमारे नट को, और वो फटने लगता है। फटने लगता है, अब ताकत ज़्यादा मिल जाती है इसलिए माल फटने लगता है। अच्छा। बारिश से ताकत ज़्यादा मिलती है। जी, यानी समय से पहले वो ज़्यादा बड़ा मैच्योर हो जाता है। हाँ। जी।